मैं सुशील वर्मा। मैंने अपने स्कूल कॉलेज के दिनों में एक उपन्यास पढ़ा था, वर्दी वाला गुंडा। वो एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर की कहानी थी। हालांकि वो पात्र काल्पनिक था, लेकिन मैं आज आपको असल जिंदगी के वर्दी वाले गुंडों से मिलवाना चाहता हूं। वैसे तो ये गुंडे देश भर में कहीं भी पाए जा सकते हैं, लेकिन जिन गुंडों की मैं बात कर रहा हूं भिवानी में पाए जाते हैं। हरियाणा का एक शहर है भिवानी। पहले भी इन गुंडों के बारे में मैंने एक कहानी बताई थी, बामला गांव के प्रशांत नाम के 19 साल के लड़के की कहानी, जिसे स्कूटी चोरी के झूठे इल्जाम में इन्होंने 7 दिन तक अपने चौकी में कैद रखा था, दिनोद गेट पुलिस चौकी में, और उसके साथ बहुत ही ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया था। और उनके इस कृत्य के खिलाफ जब घर वालों ने लड़ाई लड़ी तो स्पेशल पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने उन लोगों को, उन पुलिस वालों को सस्पेंड करने की और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की रिकमेंडेशन स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा को करी थी। ये अलग बात है कि आज तक ना तो उस रिकमेंडेशन का कोई असर हुआ है, ना ही उनके ऊपर कोई केस दर्ज हुआ है, ना ही वो सस्पेंड हुए हैं। खुद चीफ मिनिस्टर नायब सैनी होम डिपार्टमेंट संभालते हैं, लेकिन ये उनके ऑफिस में, चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी के ऑफिस में वो शिकायत आज भी किसी डस्टबिन में पड़ी होगी, या वो रिकमेंडेशन किसी डस्टबिन में पड़ी होगी जो एसपीसीए ने इनको सस्पेंड करने की करी थी। अनगिनत ऐसे ही कारनामे इन लोगों के उजागर हुए हैं अलग अलग समय पे। भिवानी की सेशन कोर्ट ने 3 दिन पहले 27 फरवरी को एक फैसला सुनाया है, और उस फैसले के आधार पर जब मैं ये कहानी आपको बताऊंगा, और जो मैं इन्हें बार बार गुंडा कहने की हिमाकत कर रहा हूं, ये मैं नहीं, ये कागज बोल रहे हैं जो माननीय कोर्ट के डिसीजन के कागज हैं। 47 पेज का ये जजमेंट है। और जब आप पूरी कहानी सुन लेंगे इस मामले की, तो आप कहेंगे कि गुंडा शब्द तो इन लोगों के लिए बहुत छोटा शब्द है, इनको तो कुछ और ही कहा जाना चाहिए। यह कहानी फिर से एक बार है एएसआई दशरथ की। वो एएसआई दशरथ जो अलग अलग ऐसे 5 या 6 मामलों में अलग अलग कोर्टों ने जिसके खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की रिकमेंडेशन अलग अलग समय पे की है, झूठे मुकदमों की। इस व्यक्ति ने इतने झूठे मुकदमे भिवानी शहर में या जहां जहां भी इसकी पोस्टिंग होती है वहां पर बनाए हैं कि न जाने कितने ही पीड़ित लोग न्यायालयों में, कोर्टों में, जेलों में धक्के खा रहे हैं इस व्यक्ति की वजह से। और इस बार कोर्ट ने इसका पक्का इलाज किया है। कोर्ट ने कहा है कि 2019 मार्च महीने के जिस मामले में इसने एक व्यक्ति के खिलाफ 307 का मुकदमा दर्ज किया था अपने ऊपर जानलेवा हमला होने का, ना केवल वो मुकदमा फर्जी पाया गया है, और साथ साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि इन फर्जी मुकदमा दर्ज करने वालों के खिलाफ जो भी बीएनएसएस के सेक्शंस बनते हैं उनके प्रावधानों के तहत इनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जाए। और मुकदमे दर्ज करने के साथ साथ 15 लाख रुपए का हर्जाना जुर्माना भी इन लोगों के ऊपर लगाया है। 5 लाख रुपए एएसआई दशरथ, 5 लाख रुपए एएसआई गिरिराज, 3 लाख रुपए एसएचओ अनिल कुमार, 1 लाख रुपए हेड कांस्टेबल सलीम और 1 लाख रुपए कांस्टेबल सुनील भरेगा जुर्माने के तौर पर इनकी तनख्वाह में से काटे जाएंगे। और ये पैसा उस पीड़ित को दिया जाएगा जिस पीड़ित को इन्होंने अक्यूज्ड बना के जेल में रखा और 6 साल तक जिसने इस मुकदमे की मार सही। माननीय कोर्ट ने यह भी कहा है कि सीजेएम भिवानी ये इंश्योर करेंगे कि 10 दिनों के अंदर अंदर इन लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। 27 फरवरी से 10 दिनों की गिनती जारी है। यह भी कहा गया है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद इसकी बाकायदा प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे सीजेएम भिवानी कि इसकी जांच पड़ताल सही दिशा में चल रही है। और जो मंथली मीटिंग होती है सीजेएम, सेशन जज और एसपी भिवानी की, उसमें इस मुकदमे की रेगुलरली मंथली बेस पे मॉनिटरिंग की जाएगी। और साथ साथ ये भी कहा है कि इस ऑर्डर की एक कॉपी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को भेजी जाए, ताकि मानव अधिकार आयोग भी ये देख ले कि किस तरह के पुलिस कर्मचारी सिस्टम में मौजूद हैं जो इतने भयंकर तरीके से मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। और ये मामला है 20 मार्च 2019 का। 2019 20 मार्च को होली का त्योहार था, और एएसआई दशरथ ने यह कहा था, जो शिकायतकर्ता बना था इस मामले का, कि मैं हनुमान गेट एरिया में मौजूद था, मेरे साथ हेड कांस्टेबल सलीम था और कांस्टेबल सुनील था, और वहां एक मुखबिर ने हमें गुप्त सूचना दी कि हंसराज पार्षद, एक्स एमसी है, पूर्व पार्षद हंसराज उर्फ हंसा, जो एक एफआईआर नंबर 221 जो 19 मार्च
19 को जिसकी शिकायत दर्ज हुई थी सिटी पुलिस स्टेशन भिवानी में, उसमें जो वांछित व्यक्ति है वो हंसराज हंसा रेलवे क्रॉसिंग पिपली वाली जोड़ी के पास मौजूद है। उसने बताया कि ये मुझे सूचना मिली और मैं उस वक्त हनुमान गेट एरिया के पास अपनी प्राइवेट कार में, खुद की पर्सनल कार में मौजूद था और हम तीनों ने वहां पहुंच के देखा कि हंसा जा रहा था। हमने उसका पीछा किया और जब उसे पकड़ने लगे तो उसने मेरे ऊपर फरसे से वार कर दिया। फरसा आप लोगों ने देखा है, सुना होगा या इमेजेस देखी होंगी। फरसा भगवान श्री परशुराम का हथियार है फरसा। तो ऐसा दशरथ कहता है कि हंसराज ने मेरे ऊपर फरसे से वार कर दिया और फरसे के वार से बचने के लिए मैंने अपना दाहिना हाथ आगे कर दिया क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की नीयत से फरसा मेरी गर्दन की तरफ घुमाया था। तो जब मेरे हाथ पे फरसा लगा, मेरा हाथ कट गया, गंभीर चोट आई और मैंने, क्योंकि वो मुझे दूसरी बार एक और वार करने वाला था, तो मैंने अपनी सर्विस रिवाल्वर से हंसराज हंसा के ऊपर गोली चला दी जो उसके पैर में लगी। गोली लग के वो भाग खड़ा हुआ और इन बिटवीन मैंने दूसरे पुलिस के अधिकारियों को और दूसरी पुलिस टीम को इन्फॉर्मेशन दे दी टेलीफोनिकली और सब लोग वहां पर पहुंच गए। मैं उसका पीछा नहीं कर पाया क्योंकि मैं भयंकर रूप से, गंभीर रूप से जख्मी हो गया था और मैं ऑटो पकड़ के, हंसेंगे आप इस कहानी में, रोएंगे भी, जो कमजोर दिल के लोग हैं वो कांप उठेंगे ये पूरी दास्तान सुन के। लेकिन इन्होंने जो कहानी बनाई उसके ऊपर ऐसे लगेगा आपको कि सिस्टम का मजाक उड़ाते हैं ये लोग। किसी भी तरीके से कुछ भी मन घड़ंत बातें बना के किसी के ऊपर कैसा भी मुकदमा ठोक देते हैं ये लोग। और इसलिए ठोक देते हैं क्योंकि इन्हें खौफ नहीं है, ना आपका खौफ है, ना समाज का खौफ है, ना कानून का खौफ है, ना भगवान का खौफ है। और ऊपर से नाम रखवा लिया दशरथ, तो इनके ऊपर तो राम का भी खौफ नहीं। लेकिन शायद राम सुन रहे थे, राम देख रहे थे वो सारी दास्तान, वो सारी कहानी। और राम तो राम होते हैं हर युग में, वो किसी से नहीं डरते, तो इसलिए उन्होंने इंसाफ किया। ये अलग बात है कि 6 साल लग गए राम जी को भी इंसाफ करने में। तो इसने अपनी कहानी बताई कि मैं ऑटो में बैठ के सिविल हॉस्पिटल भिवानी आ गया। मैंने एक नीला रुमाल बांध के अपने जो घाव मेरे जख्मी हो गए थे उससे वो ब्लड को रोका और मेरे सारे कपड़े खून में सन गए थे। और उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता क्योंकि मुझे डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। मेरे बाद में मुझे पता चला कि मेरे बाद दूसरे पुलिस के कर्मचारी जो वहां पर पहुंचे थे, अधिकारी जो वहां पर पहुंचे थे, वो हंसराज हंसा को भागते हुए को काबू करके और ले आए और उसे भी एडमिट करवा दिया। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि वो बेहोश हालत में लाए थे। इस केस की एवज में हंसराज के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिसका ये जजमेंट आया है सेशन कोर्ट भिवानी से। मुकदमा जो दर्ज किया गया उसकी डिटेल कुछ इस तरीके से है। एक एफआईआर दर्ज की गई हंसराज उर्फ हंसा के खिलाफ, एफआईआर नंबर 225 20 मार्च 2019 को अंडर सेक्शन 186, 332, 353, 307 ऑफ आईपीसी एंड 25 ऑफ आर्म्स एक्ट। और यह दर्ज हुई पुलिस स्टेशन सिटी भिवानी में एएसआई दशरथ की शिकायत पर। आई विटनेस बनाया हेड कांस्टेबल सलीम को और कांस्टेबल सुनील को। और इस केस के आईओ बने गिरिराज, सब इंस्पेक्टर एएसआई गिरिराज, जो सिटी पुलिस स्टेशन में थे और जो पुलिस पोस्ट जैन चौकी के आसपास उस दिन पेट्रोलिंग कर रहे थे। एनीवेज, तो जब इस कहानी की, इस नकली कहानी की जांच पड़ताल हुई तो बहुत सारे ऐसे तथ्य उभर कर सामने आए जो अभी आप सुनेंगे मेरे से। और जो 15 गवाह इस कहानी के पक्ष में एएसआई दशरथ ने, पुलिस के आईओ ने कोर्ट में खड़े किए। हालांकि 6 साल लगे लेकिन इंसाफ खूब हुआ। मैं सल्यूट करता हूं श्री मनीष कुमार, एडिशनल सेशन जज भिवानी सेशन कोर्ट में, जिन्होंने इस 47 पेज के डिटेल्ड ऑर्डर में दूध का दूध और पानी का पानी किया। आज भी न्यायपालिका में ईमानदार न्यायाधीश, ईमानदार जज हैं और इनके वजह से ही बार बार ये मन करता है कि नहीं, अभी भी इस देश में, अभी भी इसके संविधान में बहुत कुछ बचा हुआ है। अभी भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया हो। और ये उम्मीदें जिंदा करती हैं, ऐसे जजमेंट, ऐसे ऑर्डर जिंदा करती हैं उन उम्मीदों को जो लोगों की टूट जाती हैं झूठे मुकदमों से त्रस्त होके। जो ये हंसराज के ऊपर केस दर्ज हुआ था वो वार्ड नंबर 14 भिवानी के पूर्व में पार्षद रहे हैं और इनके ऊपर और भी कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए थे और वो मुकदमे भी इनके झूठे साबित पाए गए।
एक ऐसी इमेज बनाई गई थी इनकी कि ये पुलिस वालों के ऊपर हमला कर देते हैं, और एएसआई दशरथ के ऊपर इन्होंने फरसे से जानलेवा हमला किया। और इसी जानलेवा हमला करने वाले केस में कोर्ट ने शिकायतकर्ता को झूठा पाया है और हंसराज हंसा को बरी किया है। और हैरानी की बात यह है कि जब मार्च 2020 में इन्होंने हंसराज हंसा के ऊपर गोली चला के उसे काबू किया था, तो उस समय के तत्कालीन एसपी गंगाराम पुनिया बड़े ही काबिल अधिकारी हैं। मेरा भी एक बार उनके साथ बहुत ही अच्छा तालमेल बैठा था। एक बच्चों से संबंधित एक मामले में हम लोगों ने साथ काम किया था, सुलझाया था उस मैटर को, शायद 2012-13 की बात है। तो मैं तो उनको बड़ा काबिल अधिकारी मानता हूँ, मानता था, मानता रहूंगा। लेकिन कैसे मिसगाइड हुए और किसने रेकमेंड किया कि इस झूठे केस के कारण उन्होंने इन अधिकारियों का, पुलिस वालों का, एएसआई दशरथ और दूसरे लोगों का सम्मान किया था, सम्मान समारोह आयोजित किया था भिवानी पुलिस कार्यालय में। और अब जहां कहीं भी ड्यूटी पे हैं गंगाराम पुनिया जी, मैं तो चाहूंगा कि वो सख्त कदम उठाएं कि उस समय किन लोगों ने उनकी आंखों में धूल झोंकी थी कि इस फेक मुकदमे की एवज में वो सम्मान समारोह और सम्मान लिया था पुलिस के बड़े अधिकारियों से। हालांकि मैं नहीं जानता ये क्या देते हैं, क्या खिलाते पिलाते हैं या क्या करते हैं ये पुलिस के अधिकारियों के लिए ऐसा कि इनके लिए एसपी लेवल के अधिकारी इनके लिए अपनी वर्दी तक दांव पे लगा देते हैं। जब एसपीसीए ने ऑर्डर किया था कि एएसआई दशरथ ने गलत काम किया है प्रशांत के साथ, उसके साथ बहुत ही ज्यादा अमानवीय व्यवहार किया है और उसे सस्पेंड किया जाना चाहिए और उसके ऊपर केस दर्ज होना चाहिए, तो भिवानी के उस टाइम के एसपी नरेंद्र बिजारनिया, जो फिलहाल रोहतक के एसपी हैं, उन्होंने, हालांकि एसपीसीए को 1 साल लगा था तफ्तीश करने में, और उन्होंने सिर्फ 3 दिन के अंदर अंदर एएसआई को सेम उसी मामले में क्लीन चिट दे दी थी एसपीसीए के ऑर्डर को बाईपास करते हुए। और उसी की एवज में श्री नरेंद्र बिजारनिया को हाई कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर सम्मन किया था इसी मामले में कि ऐसी क्या जल्दबाजी हो गई थी कि एसपीसीए के ऑर्डर को आपने बाईपास कर दिया। कोर्ट में विचारा दिन है, ज्यादा उस बारे में नहीं बोलना चाहता। एनीवेज, बात यह थी कि एएसआई दशरथ, जो जिसके ऊपर किसी प्रकार का खौफ नहीं है, उसने ये मुकदमा दर्ज करवाया जो बाद में फेक साबित हुआ है। और इस मुकदमे की कहानी आगे कैसे बढ़ती है कि सभी 15 लोगों ने उसके खिलाफ गवाही दी, हंसराज के खिलाफ, कि हां, हंसराज ने एएसआई दशरथ के ऊपर जानलेवा हमला किया फरसे से। अब ये जो केस लड़ा हंसराज और हंसा की तरफ से, कोर्ट में उनको बरी करवाया, उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा। एडवोकेट सज्जन कुमार खनगवाल, जो भिवानी से ही हैं। सज्जन जी, सल्यूट है आपको। आपने जिस तरीके से इस मामले में कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा, हंसराज का पक्ष रखा, और न केवल बरी करवाया उसे, बल्कि जो दोषी पुलिस कर्मचारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की आपने रिकमेंडेशन करवाई, आपने कोर्ट की आंखें खोली, आपने कोर्ट को तथ्य पेश किए जिससे ये दूध का दूध और पानी का पानी हुआ, जिससे ये इंसाफ हुआ। तो मेरे दिल में इस केस के बाद आपके लिए बहुत ज्यादा सम्मान बढ़ गया है, और जो भी इस कहानी को सुनेंगे वो भी जाहिर सी बात है कि सुनने के बाद यही कहेंगे कि आपने बहुत ही शानदार काम किया है। न्यायालय के अंदर आप जैसे वकील, मैं जैसे फिर कह रहा हूं कि जज, अच्छे वकील और अच्छे पुलिस ऑफिसर, अच्छे भी हैं, सारे भ्रष्ट नहीं है, बहुत अच्छे भी हैं, उन्हीं के कारण मुझ जैसे लोगों का और बहुत सारे ऐसे पीड़ित लोगों का जो झूठे केसों के शिकार हैं या उनके परिवार हैं, उनका अभी भी ये उम्मीदें कहीं ना कहीं बची हुई है कि शायद कुछ अच्छा होना बाकी है इस सिस्टम में, शायद कुछ अच्छा होना बाकी है इस देश में। सब कुछ करप्ट, सब कुछ गंदा, सब कुछ भ्रष्ट नहीं हुआ है। अभी भी कीचड़ के अंदर कमल खिल रहे हैं और खिलते रहेंगे। तो सज्जन कुमार जी, आपको बार बार धन्यवाद है। बात आई फरसे की। पहले बताया गया कि मेरे ऊपर फरसे से वार किया गया था, फिर कहा गया कि वो एक बर्छी थी, फिर कहा गया कि वो एक चॉपर था। तो जज साहब ने इन बदलती हुई स्टेटमेंट्स के आधार पर ये बनाया कि ये एक्चुअल में था क्या, मुझे बता तो दो। तो कोई भी प्रोसिक्यूशन ऐसे एविडेंस नहीं दे पाया कि वो हथियार वास्तव में था क्या। जो शुरू में बताया गया था वो अलग था, और जो कोर्ट में पेश किया गया था वो हथियार अलग था। और बाद में पुलिस ने ये लिखा है अपने चालान में, अपने प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में, कि 10 दिन बाद 20 मार्च को जब हंसराज हंसा को अरेस्ट किया गया था तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था। तो 10 दिन बाद उसे जब इलाज उसका हो गया था तो पुलिस ने बाकायदा उसे फॉर्मली अरेस्ट किया, और जब मौका वारदात पर लेके गए तो उसने वो फरसा बरामद करवा दिया गया था। उसने, हंसराज ने, एक लकड़ियों के बंडल के नीचे से।
माननीय कोर्ट ने यह पूछा प्रोसिक्यूशन से कि जब आप ये कह रहे हो कि हंसराज भाग गया था गोली लगते ही और उसके बाद भागते हुए हंसराज को पुलिस की पार्टी ने दबोच लिया था, 1 किलोमीटर दूर जाके उसे पकड़ा है, आप ये लिख रहे हो अपने चालान में, चार्जेज में, तो उसके पास ये मौका कहां से आ गया कि वो वापस 1 किलोमीटर आके उस मंदिर के आसपास फिर से लकड़ियों के बंडल के नीचे उस फरसे को छुपा दे? तो ये झूठ साबित हुआ जब वकील साहब ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया उन पुलिस वालों का, आईओ का और बाकी लोगों का। तो एक एक करके बहुत सारे झूठ पर्दाफाश होते चले गए। एक झूठ ये भी सामने आया कि एएसआई दशरथ ने जिस सर्विस रिवाल्वर से गोली मारी थी हंसराज को, वो रिवाल्वर उनको ऑफिशियली अलॉट हो ही नहीं रखा था। उनके पास ऐसे कोई कागज नहीं थे जिसमें वो ये दिखा सकते थे, एएसआई दशरथ या उनकी टीम के दूसरे लोग, कि हमें आज लॉ एंड ऑर्डर के इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये रिवॉल्वर अलॉट हो रखा है। यानी कि वो अवैध तरीके से पिस्तौल उनके पास था। अगर वो सरकारी पिस्तौल था तो ये सिस्टम के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक पुलिस का कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए पिस्तौल को लेके, सरकारी पिस्तौल को लेके और किसी को गोली मार के आ गया और उसे एक इनकाउंटर में कन्वर्ट कर दिया उस व्यक्तिगत रंजिश को। और अगर वो अवैध हथियार था तो ये उससे भी बड़ा एक गंभीर सवाल है कि कैसे किसी एक पुलिस वाले के पास अवैध हथियार आ जाते हैं बड़ी आसानी से, जिससे वो किसी को भी गोली मार सकते हैं। तो रिकॉर्ड में ये साबित हुआ कि जो पिस्टल सर्विस रिवॉल्वर बताई गई थी जिससे हंसराज को गोली मारी गई थी, पुलिस की कहानी के अनुसार, वो ऑफिशियली उनके पास होना ही नहीं चाहिए था। कोई कारण नहीं था उस दिन वो एएसआई के पास पिस्तौल होने का। एक और झूठ के पर्दाफाश हुआ। एएसआई दशरथ ने बताया कि हंसराज ने मेरे ऊपर फरसे से वार किया था, और फरसे से वार करने का मतलब है कि वो 1-1.5 फीट की दूरी पर था। जबकि उसी के साथ जो कांस्टेबल सुनील था, उसने ये बताया कि हंसराज को जब गोली मारी गई, हंसराज का और हमारा जब आमना सामना हुआ तो लगभग 20 मीटर की दूरी पर वो था हमसे, यानी कि लगभग 60 फीट के फासले पर था हंसराज दशरथ एएसआई से। अब कोई ये कैसे मान लेगा, कोर्ट ने भी नहीं माना और कोई भी नहीं मानेगा कि 60 फीट की दूरी से कोई किसी के ऊपर फरसे से गर्दन पर वार कर सकता है। तो ये भी उनकी बात झूठी साबित हुई कि फरसे से वार किया गया था। एक और झूठ साबित हुआ कि उन्होंने कहा कि हम पीछे भाग रहे थे, पीछा कर रहे थे। अब आप सोच के बताना, शाम के 7:30 बजे की ये घटना बता रहे हैं, 7:40 और 7:30 बजे के आसपास अंधेरा होता है उस वक्त, 20 मार्च को उस वक्त अंधेरा होता है। अंधेरे में 60 फीट दूर से पीछे से गोली मारते हैं और गोली लगती है उसके सामने जांग के ऊपर, बाईं जांग में गोली लगती है, पीछे से चलाई हुई गोली। तो कोर्ट ने भी इसको एक तरह से हास्यास्पद माना और ऐसा माना कि ये आपकी थ्योरी बिल्कुल ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि किसी आदमी को पीछे से भागते हुए गोली मारोगे तो उसके सामने के हिस्से में लग जाएगी, जांग में लग जाएगी। तो ये भी झूठ साबित हुआ। एक और ब्लंडर सामने आया पुलिस का कि जिस सो कॉल्ड 221 नंबर एफआईआर की जांच पड़ताल के उद्देश्य से हंसा को पकड़ने की बात एएसआई दशरथ और उसके साथियों ने कही थी, वो उनके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं थी। यह मुकदमा दर्ज हुआ था सिटी पुलिस स्टेशन भिवानी में जैन चौकी के मार्फत, और एएसआई दशरथ की जो ड्यूटी थी वो उस टाइम थी पुलिस लाइन भिवानी में। हेड कांस्टेबल सलीम की जो ड्यूटी थी वो सीआईए में, और कांस्टेबल सुनील की जो ड्यूटी थी वो सीआईए 1 में। वो तीनों ही अधिकारी कर्मचारी उस वक्त वहां होने के लिए एलिजिबल ही नहीं थे अपनी ड्यूटी के हिसाब से, यानी कि वो ड्यूटी कहीं और कर रहे थे और जानबूझकर अपनी कोई व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए किसी और जगह पहुंचे थे। एक और कमाल की बात बताता हूं, अब आप सुनते जाना और अपने सिर को खुजलाते रहना, आपके कानों के कीड़े जड़ जाएंगे। कि इसने अपनी कंप्लेन में यह बताया कि मैं उस केस की तफ्तीश कर रहा था, आईओ था, जबकि आईओ उसका था एएसआई सुरेश, और इसके साथ जो ये कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल गए थे इन्हें भी नहीं पता था कि ये उस केस में आईओ है या नहीं है। ये किस लालच में गए थे या किस दबाव में गए थे, ये भी एक जांच का विषय रहेगा। एसपी साहब, भिवानी के जो एसपी साहब हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, एफआईआर तो दर्ज होगी ही होगी, लेकिन इसकी जांच पड़ताल किसी अच्छे अधिकारी से करवाइएगा या आप खुद कीजिएगा, ताकि ये सच सामने आए कि वो सीआईए स्टाफ के कर्मचारी दशरथ के कौन से दबाव या कौन से लोभ से अपने अधिकार क्षेत्र, अपने ज्यूरिसडिक्शन का एरिया छोड़ के किसी दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में जाके किसी निर्दोष के ऊपर गोली चला रहे थे। ये भी जांच होनी चाहिए और गहराई से। तो एएसआई सुरेश की जगह वो वहां पर पहुंचा हुआ था और दोनों के अलग अलग बयान हैं। कांस्टेबल सुनील के अलग बयान है, हेड कांस्टेबल सलीम के अलग बयान है। एक कहता है
कि हमारे पास केस फाइल थी और हम उसकी जांच में गए थे, दूसरा कहता है कि हमारे पास कोई फाइल नहीं थी। एएसआई दशरथ ने कोर्ट के सामने कहा, एक और झूठ बोला। कोर्ट ने बड़ा संज्ञान लिया है उस झूठ के ऊपर। उन्होंने कहा कि क्योंकि एफआईआर नंबर 221 में हंसराज पकड़ में नहीं आ रहा था, इसलिए भिवानी के एसपी ने एक स्पेशल टीम बना रखी थी जिसका नेतृत्व मुझे करने के लिए कहा गया था और मैं एसपी के निर्देश पे वहां गया था। माननीय कोर्ट ने पूछा, माननीय सेशन कोर्ट ने पूछा, जज साहब ने पूछा कि जब भी किसी केस में स्पेशल टीम बनती है तो एक सफिशिएंट टाइम पास होने के बाद बनती है कि जो नॉर्मल आईओ हैं, जो उस केस के जो आईओ हैं, वो उसमें रिजल्ट नहीं दे पा रहे। कुछ घंटों पहले 19 मार्च की रात को वो मुकदमा दर्ज हुआ है सिटी पुलिस स्टेशन भिवानी में और 20 मार्च को अगले ही दिन एसपी ने स्पेशल टीम बना दी, वो भी आपके नेतृत्व में, जबकि आप वहां पे ऑन ड्यूटी हो ही नहीं। मुझे वो कागज दिखाइए, कोर्ट को वो कागज दिखाइए। तो बहुत सारे रिकमेंडेशंस और रिमाइंडर्स के बावजूद भी प्रोसिक्यूशन या एएसआई दशरथ या उनके पक्ष में झूठी गवाही देने वाले पुलिस के कर्मचारी अधिकारी कोई भी ऐसा कागज नहीं दिखा सके जिनसे यह साबित होता है कि एसपी ने उन्हें स्पेशल टीम बना के भेजा था हंसराज को पकड़ने के लिए, जो कुछ घंटे पहले मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसका वो आईओ भी नहीं था। वो अपना अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग करके, वो अपनी वर्दी का बेजा इस्तेमाल करके, वो सर्विस रिवॉल्वर को वहां से गलत तरीके से ले जाके पहुंच गया था, बिना अपने अधिकारियों की परवाह किए, बिना कोर्ट की परवाह किए, बिना समाज की परवाह किए और बिना भगवान की परवाह किए। लेकिन कोई ना कोई ताकत थी जो इस चीज को नोटिस कर रही थी कि अति हो रही है और अति का तो अंजाम फिर यही होता है जो इनके साथ होने वाला है। तो ये भी बात झूठ साबित हुई। ऐसे ही कर करके एक और झूठ सामने आया कि एक ने कहा कि एएसआई दशरथ की वर्दी खून से सन चुकी थी जब हंसा ने उसके ऊपर कातिलाना हमला किया। सारे कपड़े जो उनकी वर्दी थी, जो पुलिस की वर्दी थी, वो सनी हुई थी खून में। और बहुत ज्यादा हैरान होंगे आप ये जान के कि वो खून से सनी हुई वर्दी इस केस की तफ्तीश करने वाले किसी भी अधिकारी ने जब्त नहीं करी, मांगी नहीं, ली नहीं। कोई उन्होंने जरूरत नहीं समझी कि वो खून से सनी हुई वर्दी है कहां। सच ये है कि ऐसी कोई वर्दी थी ही नहीं, क्योंकि इन्हीं 15 लोगों में से एक ने यह गवाही दी कि एएसआई दशरथ तो सिविल ड्रेस में था। यानी कि गवाही देने वालों को यह ही नहीं पता था कि इसने वर्दी पहन रखी थी उस मौके के ऊपर या नहीं पहनी हुई थी। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ सामने आते रहे। फिर झूठ आया कि पहुंचा कैसे। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एएसआई दशरथ ने बताया कि मैं वहां से ऑटो में बैठ के आ गया। माननीय कोर्ट ने पूछा कि जब आप वहां पर अपनी खुद की गाड़ी में गए थे, जब आपको गंभीर चोट लग गई थी, जब आपके हाथ से इतना खून बह गया था कि आपकी सारी वर्दी खून में सन गई थी, आपके आसपास पुलिस की दूसरी पार्टियां पहुंच चुकी थी, वो भी गाड़ी लेके पहुंचे थे, ऐसे क्या नौबत आ गई थी कि उन सब लोगों को यह ध्यान नहीं रहा कि हम इस गंभीर घायल अवस्था में हमारे अधिकारी को जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराएं और आप अकेले ऑटो में बैठ के, अपनी गाड़ी छोड़ के, सारे पुलिस अधिकारियों को छोड़ के अकेले ऑटो में बैठ के चले गए। एक अधिकारी ने, एसआई वेद प्रकाश ने अलग ही बयान दिए। उसने कहा कि यह अकेला नहीं गया था जज साहब, मैं इन्हें छोड़ के आया हूं, मैं ऑटो में इसके साथ गया और मैं इसे लाया था। लेकिन वो भी नहीं बता पाए कि उसने वर्दी पहनी हुई थी या वो सिविल ड्रेस में थे। तो सारे पुलिस अधिकारी एक दूसरे की लीपापोती कर रहे थे, झूठ पे झूठ बोल रहे थे। और जब 15 लोग ऐसे आपस में झूठ बोलेंगे तो कहीं ना कहीं तो सच सामने आएगा ही आएगा। और सच तो सामने आना ही होता है, चाहे 100 लोग झूठ बोलें। एसएचओ अनिल कुमार को भी माननीय कोर्ट ने दोषी माना है। उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उनके ऊपर भी 3 लाख रुपए का फाइन लगाया है कि उन्होंने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके इस केस में दखल अंदाजी करी। सिटी पुलिस स्टेशन के जो एसएचओ थे अनिल कुमार, उस टाइम के 2019 मार्च महीने के, उनके ऊपर भी मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं इस डिसीजन में, इस जजमेंट में। तो ये सब चीजें होती रही। अब सच सामने आया, सच बताया जो वहां पे आई विटनेस थे उन लोगों ने। आई विटनेस तो सैकड़ों लोग थे, लेकिन एक व्यक्ति सामने आए, अजय कुमार सामने आए। और अजय कुमार ने जो बताई कहानी, वो है टर्निंग पॉइंट। और इस कहानी का वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से आप वापस लौट ही नहीं पाएंगे। आपके दिमाग दिल सुनने हो जाएंगे। आई विटनेस ने बताया, कोर्ट में आके बाकायदा अपने स्टेटमेंट दी कि उस दिन
20 मार्च के दिन होलिका दहन के बाद ऐसे अड़ोस पड़ोस में लोग इकट्ठे हो ही जाते हैं। हम लोग बैठे हुए थे गली में कृष्ण कुमार के घर के आसपास, और हंसराज भी वहां पे कुर्सी डाल के बैठा हुआ था। सामाजिक आदमी है, एक्स एमसी रहा है, तो ऐसे ही हंसी मजाक चल रहा था। 7:30 पौने 8 बजे के आसपास की बात है, रात की होलिका दहन के आसपास का टाइम था। वहां पे एएसआई दशरथ इन दोनों कांस्टेबल्स के साथ आया, और आते ही कुर्सी पर बैठे हुए हंसराज की डंडों से बुरी तरीके से पिटाई करनी शुरू कर दी, और तब तक पीटते रहे जब तक कि पिटते पिटते वो बेहोश नहीं हो गया। और बेहोश हुए हंसराज को हेड कांस्टेबल सलीम और कांस्टेबल सुनील ने मूर्छित हंसराज को ऐसे सीधा खड़ा किया, जिसकी गर्दन एक तरफ लुढ़की हुई थी, और एएसआई दशरथ ने जेब से पिस्तौल निकाल के सिर्फ 2 या 3 फीट की दूरी से गोली मार दी पैर में। और गोली मारने के बाद खून से लथपथ हंसराज को घसीटते हुए, हाथों और पैरों से पकड़ के घसीटते हुए, कीचड़ से लथपथ हंसराज को गलियों में से घसीटते हुए, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में घसीटते हुए पुलिस के व्हीकल में डाल के सिविल हॉस्पिटल में लेके गए थे। जो इनकी कहानी थी उसके अलग कहानी बताई आई विटनेस ने, अजय कुमार ने। कोर्ट ने उनकी कहानी को सही माना क्योंकि बहुत सारे तथ्य सामने आए। उस दिन भिवानी सिविल अस्पताल में रात को 2 एमएलआर कटी थी, एमएलआर नंबर 8, एमएलआर नंबर 9। एएसआई दशरथ और उसके साथियों ने यह बताया था कि दशरथ के घायल होने के बाद सबसे पहले ये हॉस्पिटल में पहुंचा, उसका इलाज शुरू हुआ, और लगभग 2 घंटे बाद दूसरी पुलिस टीम हंसा को पकड़ के वहां पर लेके आई, और उसका इलाज बाद में शुरू हुआ। चालान में भी दोनों लगा रखी थी, और खुद के ही अपने जो डॉक्यूमेंट लगा रखे थे, एमएलआर की जो कॉपी लगा रखी थी। जब सजन खनगवाल जी जो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे, जो डिफेंस के एडवोकेट थे, वकील साहब ने जब ऑनरेबल कोर्ट के सामने डॉक्यूमेंट रखे कि ये देखिए, जो एमएलआर नंबर 8 है वो बिलोंग करती है हंसराज से, और जो एमएलआर नंबर 9 है वो है एएसआई दशरथ की। इससे यह साबित हुआ कि हंसराज को वहां पहले एडमिट करवाया गया था, और बाद में नकली चोट बना के रात को 1 बजे के आसपास एएसआई दशरथ एडमिट हुआ था, फेक एनकाउंटर दिखाने के लिए, नकली एनकाउंटर दिखाने के लिए, हंसराज के ऊपर 307 का जानलेवा हमला करने का मुकदमा दर्ज करवाने के लिए। उनकी कहानी एकदम पलट गई। वो झूठ बोल रहे थे कि मैं पहले दाखिल हुआ हूं और ये बाद में दूसरे पुलिस के लोग इसको पकड़ के लाए हैं, जबकि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में जो एंट्री थी वो पहले हंसराज की थी और बाद में दशरथ की थी। न जाने कितने ऐसे झूठ इस मुकदमे के दौरान सामने आए। पुलिस ने हंसराज के ऊपर लगी हुई चोटों का कोई संज्ञान नहीं लिया, ठोक बजा के बताते रहे कि हमने गोली मारी है। एसपी के हाथों सम्मान लेते रहे कि हमने गोली मारी है। अखबारों की सुर्खियां बनी थी ये कि हमने गोली मार के पकड़ा है ऐसे खूंखार अपराधी को। और भिवानी में एक जो भी एक सर्कल है वहां पे मैंने भी सुना था और पढ़ता भी था न्यूज़पेपर्स में कि बड़ा खौफ हो गया है जो क्रिमिनल किस्म के लोग हैं कि भाई भिवानी की पुलिस तो बड़े सख्त कदम उठाती है। जब 27 फरवरी 2025 को माननीय कोर्ट ने दूध का दूध और पानी का पानी किया, जब इस मामले में अपना फैसला सुनाया और जब न्याय दिया, तो ये साबित हुआ कितना खोखला था उनका वो इनकाउंटर का दावा, कितना फेक था उनका वो इनकाउंटर का दावा, और कितना झूठा साबित हुआ उनका वो ऐसे इस तरीके से अपराधियों को पकड़ के और अपने फीक लगवाने का और सम्मान लेने का, झूठे सम्मान लेने का वो दावा, और लोगों की नजरों में हीरो बनने का वो दावा कितना नकली साबित हुआ। और इसी कड़ी में जब वो ये नहीं दिखाया कि इसको क्या चोटें लगी हुई थी, तो माननीय कोर्ट के सामने रोहतक पीजीआई के डॉक्टर्स ने अपनी स्टेटमेंट दी। डॉक्टर विकास ने, डॉक्टर रूपल ने, उन्होंने आके बताया कि जिस वक्त भिवानी से रोहतक शिफ्ट किया गया था हंसराज को, उस वक्त उसके दोनों कलाइयों की हड्डियां टूटी हुई थी। उस वक्त उनके पैर की जांघ की जो हड्डी टूटी हुई थी, फीमर, और आप गूगल पर सर्च कर लेना, जो हमारे शरीर में जांघ की हड्डी होती है वो शरीर की, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। ये कोर्ट ने अपने जजमेंट में भी लिखा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बेरहमी से उसे पीटा गया होगा कि उसके शरीर की सबसे मजबूत हड्डी उन्होंने डंडों से मार मार के तोड़ दी। पैरों की हड्डियां तोड़ दी, दोनों हाथों की कलाइयों की हड्डी तोड़ दी,
और कुछ दिन पहले मिला था मैं हंसराज से, तो उन्होंने बताया था कि पैर में स्टील की रोड डली हुई है, वो सही प्रॉपर तरीके से चल फिर नहीं सकते, सही तरीके से सो नहीं सकते, उनके हाथ पैर एक तरह से कंडम हो चुके हैं पुलिस की मार के कारण। उस मार के कारण जो कागजों में दब के रह गई थी, दिखाया यह गया था कि इसने हमें मारा, फरसे से वार किया, जबकि हुआ यह था कि फरसा तो क्या, उसके पास एक छोटी सी सुई भी नहीं थी, वो निहत्था था और निहत्थे आदमी को बेरहमी से बेहोश होने तक पीटा गया था। कुर्सी पर बैठे हुए, अपने घर के गली में बैठे हुए न केवल पीटा गया था, उस निहत्थे आदमी को ऐसे मूर्छित हालत में सीधा खड़ा करके उसके पैर में गोली मारी गई थी, तगमे लेने के लिए, सम्मान लेने के लिए, तालियां बटोरने के लिए और झूठे अपनी हवाबाजी बनाने के लिए। खैर, डॉक्टर्स की इस गवाही के बाद यह साबित हो गया था कि जब हॉस्पिटल में हंसराज को लाया गया तो वो मूर्छित हालत में था, बेहोश हो चुका था और प्रोसिक्यूशन के पास, पुलिस के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि बेहोश कैसे हुआ। तुम तो कह रहे थे कि वो तो गोली लगने के बाद ही भाग लिया था और बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। बेहोश किसने किया? हड्डियां किसने तोड़ी? ऐसा कैसे हो गया कि भागते भागते खेत में गिरा और गिरने के बाद जांघ की फीम्योर, वो सबसे बड़ी, सबसे मजबूत हड्डी टूट कैसे गई? इनके पास कोई जवाब नहीं था कोर्ट के इन सवालों का। और जब कोर्ट ने एक के बाद झूठ मिले, हाँ, डॉक्टर एक विश्वास तुंदवाल के लिए भी बड़ा एडवर्स लिखा कोर्ट ने अपने जजमेंट में कि उसने कटिंग करी एमएलआर में। डॉक्टर विश्वास तुंदवाल कौन है, कहाँ है, जहां तक भी ये पहुंचे, डॉक्टर तो भगवान होते हैं और आप तक मेरी ये बात पूछे तो करेक्ट करें, आप अपना वो पाप धोने की कोशिश करें डॉक्टर साहब। कोर्ट ने कहा है, मैं नहीं कह रहा कि आपने पाप किया, आप पढ़ लेना, आपके पास ये हो तो ठीक है, नहीं डाउनलोड कर लेना, नहीं तो आप मेरे से मंगवा लेना, मैं आपको भेज दूंगा कि उन्होंने कटिंग करी एमएलआर में। उन्होंने पहले कुछ और लिख के दिखाया, बाद में कुछ और लिखा, और कटिंग करने के साथ कोर्ट ने ये भी लिखा है कि ऐसा लगता है कि डॉक्टर साहब की पुलिस वालों के साथ मिली भगत थी ये एमएलआर बनाने में, तो उन्हें भी एक करना चाहिए। एक फोरेंसिक ऑफिसर के लिए भी उन्होंने लिखा, सरोज देवी, जो मोबाइल फोरेंसिक लैब चरखी दादरी से आई थी, जिन्हें बुलाया गया था कि वो उस केस में प्रोसिक्यूशन की हेल्प करें, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया और ना ही कोई सैंपल इकट्ठे किए और ना ही कुछ हेल्प करी। तो उनके लिए भी लिखा है कि वो एक्सपर्ट किस काम की हैं। धर्मेंद्र ड्राफ्ट्समैन हैं, उनके लिए लिखा है कि ऐसा लगता है कि मौका वारदात का जो नक्शा बनाया वो उन्होंने कल्पनाओं के आधार पर बना दिया, क्योंकि वो वहां पर मौके पर गए ही नहीं, ऐसा मालूम होता है। जो गवाही देने के लिए आए उनके लिए भी माननीय कोर्ट ने लिखा है कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि एक शायद सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश ने कहा कि मैंने मौका वारदात का मुआयना किया अगले दिन सुबह 21 तारीख को 8:15 बजे, जबकि हॉस्पिटल का रिपोर्ट ये कहता है कि 8:15 बजे तो एएसआई दशरथ हॉस्पिटल में एडमिट था, वो तो 7:40 पे ही एडमिट हो गया था और अगले दिन तक एडमिट था, छुट्टी ही नहीं मिली थी, छोटा सा ऑपरेशन भी हुआ था। तो दोनों में से एक झूठ बोल रहा था, या तो एएसआई दशरथ को कोई चोट नहीं लगी थी और वो अगले दिन 8:15 बजे भी वहां पर मौजूद था, सब इंस्पेक्टर वेद प्रकाश को मौका मुआयना करवा रहा था सीन ऑफ क्राइम का, और या एसआई वेद प्रकाश झूठ बोल रहे थे कि एएसआई दशरथ मेरे साथ था। कोर्ट ने इन दोनों के झूठ को उजागर किया है। न जाने कितनी ऐसी आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट हैं, ऐसी बातों को नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कहा है, गॉस्पल ट्रुथ कहा है, और मतलब बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि वास्तव में दूध का दूध और पानी का पानी पानी हुआ है। तो लग ये रहा था कि शायद इंसाफ नहीं मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिला है। मानव अधिकार आयोग के पास ये पहुंचेगा या पहुंच चुका होगा ये फैसला। मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है हरियाणा राज्य मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और मेंबर साहिबान से भी, और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के चेयरपर्सन और मेंबर साहिबान के साथ, बड़े काबिल और सर झुकाने लायक महान विभूतियां इन दोनों आयोगों में बैठी हैं, कि संज्ञान लें, जरूर संज्ञान लें इसके ऊपर। और जो सिस्टम से जुड़े कुछ लोग इनको बचाने की कोशिश कर रहे थे या करने वाले होंगे, उन्हें भी जांच में शामिल किया जाए, उनसे भी स्पष्टीकरण मांगे जाएं कि क्या लोभ है आप लोगों को जो ऐसे लोगों की मदद करते हो। और इन दिनों जो झूठ पे झूठ फैलाए जाते हैं, इन झूठे मुकदमों की आड़ में प्रताड़ना की जाती है, ये जजमेंट एक राहत देता है ऐसे लोगों को जो झूठ के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो सच के लिए लड़ रहे हैं। ये जजमेंट एक वो बनेगा, माइलस्टोन बनेगा शायद उन लोगों के हक में जो न जाने कितने बेकसूर लोग आज भी फेक इनकाउंटर में
बैठे हुए हैं। बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जो इस बात में अपनी एक वो मानते हैं, बड़ाई मानते हैं, शोहरत मानते हैं कि हमने किसी निर्दोष के पैर तोड़ दिए, गोलियां मार के उन्हें पकड़ा, जबकि ऐसा होता नहीं है। वास्तव में होता होगा, कई मामलों में होता भी होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे मामले हैं जहां पे नहीं होता है। और कहानी सुनी आपने बहुत जल्दी। अच्छा, इसमें एएसआई प्रवीण भी है जैन चौकी का, उसके बारे में अलग से एक पूरी सीरीज बनाऊंगा, बताऊंगा कि वो भी एक झूठे मुकदमे दर्ज करने में महारत हासिल है इन लोगों को। ये नहीं सोचते कि झूठे मुकदमों के कारण कैसे परिवार के परिवार उजड़ जाते हैं। लेकिन बहुत जल्दी ऐसे एक और बड़ा पर्दाफाश करूंगा, एक ऐसे झूठे मुकदमे का जिसकी वजह से बहुत लोगों ने भुगता, जो शिकायतकर्ता बने या जो शिकायतकर्ता बनी उनका भी पर्दाफाश करूंगा। और जिन साजिशकर्ताओं ने 25, 30, 50 लाख रुपए फेंक के लुटाए, और उन वकीलों ने जिन्होंने पैसे के कारण अपना जमीर बेच दिया, अपनी सफेद कॉलर बेच दी, उनका भी पर्दाफाश करूंगा। जो दलाल घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, जो सेटिंग करवाने वाले, जो पैसे ऐंठने वाले, जो ब्लैकमेलर घूमते रहते हैं, उनके बारे में बताऊंगा। और पुलिस के ऐसे ही अधिकारी, भिवानी पुलिस के ऐसे ही अधिकारी जिन्होंने सच को झूठ और झूठ को सच बना दिया था, बहुत जल्दी ऐसे लोगों को लेके भी आपके सामने आऊँगा। मानता हूँ ये चीज़ें सामने लाने के बाद आफत तो आती है, जान पे बन आती है, लेकिन मैं अपने ऊपर भगवान का आशीर्वाद मानता हूँ। जान जाती है तो 100 बार जाए, सच कहने से नहीं हिचकूंगा। आजकल भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही होंगी कि कैसे इसको कमज़ोर किया जाए, कैसे इसको दबा के रखा जाए, लेकिन भगवान पर पूरा भरोसा है। जो देख सुन रहे हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं तो यही कहूँगा कि इनको भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि मेरी किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी थोड़ी है, किसी की उनकी होगी आपस में, मेरी तो नहीं है। तो इनको भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। जब अकेले बैठें, जब वहाँ जाके बैठेंगे जहाँ भी इनको भेजा जाएगा, अपना आत्म अवलोकन करें, अपने आत्मा के अंदर झांक के देखें कि गलत तो कर ही रहे थे, और गलत करने का तो देखो नतीजा मिलेगा ही मिलेगा, वो चाहे कोई भी करे, गलत का अंजाम तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं जल्दी ही दोबारा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। राम राम, जय हिंद।